Good morning, everybody. Today we have a very important and significant topic, that is hybridization. Hybridization is such an important topic which plays a very vital role in the chemical bonding, in the inorganic part, in the organic as well. Without hybridization, we are not able to explain many phenomena in organic chemistry as well as in the inorganic chemistries. सो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, क्या ये एक्चुअली किसी ने ऑब्जर्व किया है, देखा है, या केवल एक तरीके का हाइपोथेटिकल यानी फेकोलॉजी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अराइज कैसे हुआ। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही ओरिजिनेट जो कि होता है, जहाँ पर कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक अहम पॉइंट दैट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, that the covalency of an isolated atom is the number of unpaired electron in its valence shell। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे आइसोलेटेड एटम पर वैलिड होता है और बहुत सारे ऐसे आइसोलेटेड एटम हैं जहाँ ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है। वहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ता है, जहाँ एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आएगा। साथ में हम ये भी जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, नोबडी हैज़ सीन इट, बट जो प्रैक्टिकली डेटाज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डेटा अवेलेबल होते हैं, उन डेटास को इंटरप्रिटेशन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशंस। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गेट बैक ऑन टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। हाइब्रिडाइजेशन की जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये डेफिनेशन कैसे ओरिजिनेट हुआ, इस डेफिनेशन के बेसिस पर भी बात करेंगे कि ये डेफिनेशन एग्जैक्टली ओरिजिनेट हुआ कैसे है। तो जो पहले हम डेफिनेशन को जस्ट वैसे हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आया कैसे है। ये मैंने लिखा, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग of atomic orbitals of central atom in a molecule or polyatomic ion having slightly different energies to form new orbitals of almost equal energies। यानी ये कह रहा है कि ये एक यानी फिनोमिनन है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे सेम एटम के जिनकी एनर्जीज में स्लाइट डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्लाइट डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी ऑर्बिटल आप इंटरमिक्स कर रहे हैं सेंट्रल एटम के, उन ऑर्बिटल्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहना चाहिए। जैसे एस और पी की इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो आई कैन मिक्स 2s 2p। ये कभी नहीं होगा कि 1s की मिक्सिंग आप 2p के साथ में जो कि ले लें, या s p और d की अगर मिक्सिंग करनी है तो आई कैन टेक 3s 3p 3d। ये कभी नहीं लूँगा कि 2s ले लिया 3p ले लिया 4d ले लिया, क्वांटम सेल चेंज नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के थ्रू प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि सपोज करो कि मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे CH4 यानी मीथेन कंपाउंड
इस मीथेन कंपाउंड के फॉर्मेशन को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसमें सेंट्रल एटम पहले डिसाइड कर लीजिएगा क्या है। सेंट्रल एटम इस केस में दैट इज द कार्बन। सेंट्रल एटम पहचानने का सिंपल तरीका है, ये अकेला एटम होगा और इसके साथ में बाकी सारे एटम बॉन्डेड स्टेट में होंगे। तो अकेला एटम इस केस में है दैट इज सी। कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका अगर एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 एंड 2p2। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्योंकि बॉन्ड बनाने में हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो मैं यहाँ वैलेंस सेल ये दिखा दिया 2s2 एंड 2p2। इसकी अगर मैं ग्राउंड स्टेट बनाता हूं तो ग्राउंड स्टेट में केवल वैलेंस सेल के लिए दिखा रहा हूं। वैलेंस सेल में यहाँ पर ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में केवल यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हुआ कि इसकी कोवैलेंसी 2 होनी चाहिए, जबकि मीथेन में कार्बन इज इन अ टेट्रावैलेंट स्टेट, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। मैंने आपको जो कि प्रीवियसली जो कि वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि इस केस में फ्री एक्साइटेशन होती है और फ्री एक्साइटेशन में व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके 2p में जंप कर जाता है। तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, एक्साइटेड में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेके रह गया, p सबसेल के ये 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों ऑर्बिटल में अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2p 2px1 2py1 2p यानी z1, इसमें जो है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके साथ में अगर हाइड्रोजन एटम्स को बॉन्ड बनाना है, सपोज करो कि हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें यही सोच के चलना पड़ेगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हाउ एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर मुझे मीथेन का फॉर्मेशन करना है तो इसकी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन अब मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं 4 हाइड्रोजन्स को यहाँ इन इलेक्ट्रॉन के साथ में या इन ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग के लिए भेज दूँ, इस तरीके से एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम, चौथा हाइड्रोजन एटम, ऐसे तरीके से। तो एग्जैक्टली जो है कि सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले सपोज करो कि इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को बोला गया कि जाइए और इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लीजिए। तो ये हाइड्रोजन जब एक हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ जाएगा तो उसके पास में आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। इस हाइड्रोजन के पास इनके कौन से ऑर्बिटल होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं यानी 1s ऑर्बिटल्स। इस 1s ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के पास में एक ऑप्शन है कि ये इसके 2s के साथ ओवरलैपिंग में चला जाए या ये इसके 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में चला जाए। जब एक हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन ओवरलैपिंग यानी बॉन्डिंग के लिए जा रहा है तो ये कन्फ्यूज़न के स्टेट में है कि s के साथ ओवरलैपिंग किया जाए या p के साथ ओवरलैपिंग यानी किया जाए। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल सिलेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ओवरलैपिंग। तो एग्जैक्टली होता क्या है, s और p, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब किसी ऑर्बिटल को 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए, इस हाइड्रोजन के पास एक ऑप्शन है 2s के साथ ओवरलैप करना, दूसरा ऑप्शन है 2p के साथ ओवरलैपिंग जो कि करना। तो यहाँ पर ये किसके साथ एग्जैक्टली ओवरलैप होगा, तो उसके लिए मुझे
दो चीज़ें जो है कि अता पता होनी चाहिए, और वो दो चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ होती है, पहला पहला डिसाइड करते हैं, पहले हम देखते हैं यानी एनर्जी। फर्स्ट इज द एनर्जी, जिसको कि आप साइज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस और द डायरेक्शंस। ओरिएंटेशन और द डायरेक्शन, जिसको कि हम शेप के साथ में रिलेट करते हैं। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हम ये बहुत अच्छे से जो कि जानते हैं कि ये जो 2s है, 2s का एनर्जी लेवल अगर एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के क्लोज यहाँ पे 2s होता है, और ये 2p का लेवल कहीं इसके जो कि ऊपर होगा। ये 2s है, ये 2p है। अगर मैं एनर्जी क्राइटेरिया पे बात करता हूँ, तो एनर्जी क्राइटेरिया के बेसिस पे इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के लिए बेस्ट सूटेड ऑर्बिटल कौन सा है? दैट इज द 2s। क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी, लोअर द एनर्जी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। इसलिए बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके पास में ऑप्शन है। अगर मैं एनर्जी के बेसिस पे जो की बात करता हूँ, तो 2s इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू द 2p। ये मैं एनर्जी का ऑर्डर नहीं लिखा हूँ, ये मैंने लिखा है कि यानी जो ऑर्बिटल प्रेफरेंस है, यानी ऑर्बिटल प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की जो कि प्रेफरेंस, यानी जितना लोअर एनर्जी पे ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर ये इसके साथ में ओवरलैपिंग करने के लिए जाए, तो इसके पास में यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। शेप यानी ओरिएंटेशन का मतलब, अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात करता हूँ, तो P डायरेक्शनल है और S नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे 2P विल बी प्रिफर्ड ओवर टू द 2S, यानी दिस इज द प्रेफरेंस, this the preference again for overlapping। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, वो 2s के साथ ओवरलैपिंग में जाए या फिर 2p के साथ ओवरलैपिंग में जाए, क्योंकि यहाँ पे दो जगह डिवाइडेड हो चुका है। एक फैक्टर यहाँ जो एनर्जी का आ गया, एक फैक्टर यहाँ पे शेप यानी डायरेक्शन का आ गया। डायरेक्शन के हिसाब से इसको जो है कि ओवरलैप करना चाहिए 2p के साथ, और एनर्जी के बेसिस पे इसको ओवरलैप करना चाहिए विद 2s। इज इट क्लियर? अब एग्जैक्टली एनर्जी और इसमें कौन सा फैक्टर यानी डोमिनेटिंग जो कि होगा, ये मेरे को डिसाइड करना है। इज इट क्लियर? तो ऑर्बिटल कौन से यानी मिक्स हो रहे हैं, ध्यान देते हैं। अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जस्ट यानी पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब 1s 2s मिक्सिंग, एक ऑप्शन है 1s एंड द 2p मिक्सिंग। तो 1s 2s यहाँ पर देखो जो है कि ये तो जगह कॉमन है, केवल इन दोनों में आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इन दोनों में मैंने बताया था कि यहाँ क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रही है। जब क्वांटम नंबर चेंज नहीं होती है, एनर्जी में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है। तो उस कंडीशन में हमेशा डायरेक्शनल नेचर को यानी प्रेफर किया जाता है। जब ऑर्बिटल सिलेक्शन ओवरलैपिंग में देखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर ऑर्बिटल जो आप प्रेफर कर रहे हैं या जिनमें आपके पास ऑप्शंस है, अगर उनकी एनर्जी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हमेशा जो है कि डायरेक्शन को जो कि प्रेफर किया जाता है। इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये पहला जो ओवरलैप करेगा, पहला ओवरलैपिंग इसका जो कि P के साथ में हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से पहला हाइड्रोजन गया इसके साथ,
इसने सपोज यहाँ पर ये बॉन्ड बना दिया, इसके साथ में ये बॉन्ड बना दिया। अब अगले हाइड्रोजन फिर उसके पास में भी वही है 2s2p, तो अगला हाइड्रोजन भी इसके साथ ओवरलैपिंग में चला जाएगा, अगला हाइड्रोजन p के साथ में चला जाएगा। लास्ट में जब सारे ऑक्यूपाई हो चुके होंगे, ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग में जा चुके हैं, लास्ट वाला हाइड्रोजन के पास अब ऑप्शन बचेगा इस 2s के साथ ओवरलैपिंग करने का। मैं बात कर रहा हूँ कि जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तब आपको डायरेक्शन या एनर्जी क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया को चूज़ करना पड़ता है, और जब कोई ऑप्शन है ही नहीं तो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ओवरलैप करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ से एक रिज़ल्ट ये निकल के सामने आता है कि अगर इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, अगर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर जाए तो px, py, pz ये तीन ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे हैं। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस यानी 90 डिग्री पे होगा ऊपर, z एक्सिस यानी 90 डिग्री पे ऐसे तरीके से यूँ दिखा दिया। तो px के साथ अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये एग्जैक्टली मैं ऑर्बिटल को दिखा दे रहा हूँ। ये वाला हो गया जस्ट द px ऑर्बिटल्स, ये हो गया हमारे पास में py ऑर्बिटल्स, इस तरीके से ये ऑर्बिटल हो गया, दैट इज हियर pz ऑर्बिटल्स, px, py, pz। एक हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो गया इसके साथ, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, एक ओवरलैप हो गया इसके साथ, एक की ओवरलैपिंग मैंने दिखा दिया यहाँ इस pz के साथ में, और चौथा क्योंकि ये तो जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल यानी इस तरीके से ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है ऑफ द कार्बन एटम जो 2s है, इसके साथ में हाइड्रोजन्स, क्योंकि ये तो डायरेक्शन लेस होता है, जहाँ भी इसको स्पेस मिलेगा वहाँ जाके ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना देगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे सीधा देख पा रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर सेंटर में कार्बन एटम है, इधर एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम 90 डिग्री पे ये हाइड्रोजन एटम, और अगला हाइड्रोजन कहीं भी दिखा दो जहाँ भी स्पेस अवेलेबल है, सपोज मैंने ऐसे दिखा दिया यूं तरीके से, ये ऐसे। तो इसमें जो तीन बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, ये तीन बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से आ रहे हैं, ये वाले तीन बॉन्ड यानी 3 bonds आर रिजल्टिंग by the overlapping, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 bonds are resulting by the overlapping of 1s and 2p orbitals, और एक बॉन्ड जो बन रहा है वो 1s and 2s की ओवरलैपिंग से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मीथेन के केस में 3 बॉन्ड आइडेंटिकल स्ट्रेंथ के होंगे, और एक जो चौथा बॉन्ड है वो थोड़ा स्लाइटली अलग स्ट्रेंथ का होगा। जो ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इस चौथे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली यानी कम होगी। इस तरीके से अगर मीथेन बन जाए तो यहाँ पर 2 तरीके की आपके पास में बॉन्ड लेंथ आ जाएंगी। एक बॉन्ड लेंथ जो कि 1s 2s की ओवरलैपिंग के थ्रू आएगी, और बाकी की बॉन्ड लेंथ आएंगी 1s एंड 2p के थ्रू। इसका 2 डिफरेंट टाइप के जो है कि बॉन्ड यहाँ बन गए, 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ आ गई। साथ में यहाँ पे अगर एंगल की बात करूँ तो ये एंगल यहाँ 90 डिग्री का हो गया। ये हम जस्ट ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसमें एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। बट जब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मीथेन की एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि मीथेन में सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, सारे बॉन्ड की एनर्जी इक्वल होती है, और इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं एंड 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ओरिजिनेट करता है कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो गया। अगर सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी इक्वल आ रहे हैं, तो ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है
जब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल आइडेंटिकल हों, इक्वल एनर्जी के हों, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। इसे साफ जाहिर हो जाता है कि कार्बन के s एंड p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में जाने से पहले ज़रूर आपस में कुछ ऐसा प्रोसेस किया होगा जिसके थ्रू इनकी एनर्जी आइडेंटिकल हो गई होगी, इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल हो गई होगी। इसी वजह से चारों बॉन्ड मीथेन में आइडेंटिकल नेचर के बन रहे होंगे और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही होगी। ये प्रोसेस बॉन्डिंग से पहले क्या हुआ, इसी प्रोसेस को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया हाइब्रिडाइजेशंस। यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग में जाने से पहले ये वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं और इंटरमिक्सिंग करने के बाद में ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता है क्या इसमें। इसको ऐसे समझिए जो है कि ज़्यादा बेहतरीन वे में कि यानी ये है 2s ऑर्बिटल्स और ये है कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स। एक्साइटेड स्टेट में इस 2s के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ px में एक, py में एक, pz में भी यहाँ एक है। ये आपके पास में 2p ऑर्बिटल हो गया। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि मिक्सिंग क्यों होती है, मिक्सिंग से एडवांटेज क्या है। जब मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग की प्रोसेस में मिक्सिंग इज नथिंग बट दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर हैं उन करेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक्सचेंज होता है। ऐसा है स्फेरिकल, ये है यानी डायरेक्शनल, इसकी एनर्जी है लोअर, यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे सीधा वैसे भी जाहिर हो रहा है, यानी ये ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे है, दिस इज एट लोअर एनर्जी। साथ में ये डायरेक्शनलेस है, स्फीयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई। ये वाले ऑर्बिटल जो 2p ऑर्बिटल है ये हायर एनर्जी पे है, हायर एनर्जी पे है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दीज ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन द नेचर्स, दीज आर डायरेक्शनल इन द नेचर्स। मिक्सिंग में ये फायदा होता है कि जब ये S और P आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस में P को ये फायदा होता है कि इसकी एनर्जी यानी लोअर हो जाती है और S को ये फायदा होता है कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाती है। इसकी एनर्जी हो जाएगी कम, इसकी एनर्जी थोड़ा अप जाएगी। यानी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जब इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की तो इंटरमिक्सिंग के थ्रू इनकी एनर्जी यानी डिक्रीज करती है। कहने का मतलब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4, इन चार की मिक्सिंग के थ्रू जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 4, यानी जो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ इतना था अब आप देख रहे हैं एनर्जी का गैप यानी कम हो गया। जो P है वो अपने एनर्जी लेवल से इतना जो कि नीचे आ चुका है, देख रहे हैं। और 2s यहाँ पहुँच के इसके पास में एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो ये नए ऑर्बिटल बनते हैं इन ऑर्बिटल को कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली देखिए कि होता है एग्जैक्टली है क्या इसमें कि जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल किस टाइप का होता है, p ऑर्बिटल होता है डम्बल और s होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का डम्बल के साथ में जब मिक्सिंग प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में देखना s तो है स्फेरिकल। मैंने बता रखा है कि s ऑर्बिटल की एक ही फेज होती है, चाहे पॉजिटिव से दिखा लो चाहे जो कि नेगेटिव से जो कि दिखा लो। और p ऑर्बिटल के जो दो लोब्स होते हैं
इन दोनों लोब की फेज़ अलग अलग होती है। अगर एक पॉजिटिव फेज़ में है तो ये जो कि नेगेटिव फेज़ में, मान लेता हूँ ये जो है कि यानी पॉजिटिव फेज़ का जो कि ऑर्बिटल है सारा का सारा सच, ठीक है, इसकी एक ही फेज़ है। एग्जैक्टली होगा क्या है इस वाले केस में, ऐसा समझ ले, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट होता है तो मैंने पहले बता रखा है कि ये वाली लोब थोड़ा एक्सपेंड कर जाती है, ये इसके साथ में ओवरलैप किया तो ये फूल जाएगी, और ये पीछे वाली जो लोब है ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूँ, ये p ऑर्बिटल है, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर ये क्या है s ऑर्बिटल है जो कि पॉजिटिव फेज में है। तो पॉजिटिव जब पॉजिटिव के साथ में यहाँ जाएगा तो इसको यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। इस लोब के साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप होगी तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि होगा। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो लोब एक्सपेंड कर जाती है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है वो लोब जो है कि कॉम्प्रेस कर जाती है। तो ये वाली लोब एग्जैक्टली हुआ क्या है, इस रिजल्ट के थ्रू ये वाली लोब इस तरीके से एक्सपेंड कर जाएगी, और ये वाली लोब यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ये हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ जाके नेगेटिव आ गया। यही चीज़ इसमें भी हुआ है कि एस स्पेरिकल पी डम्बल जब ये ओवरलैप हुए होंगे तो इस तरीके से 1 2 3 ये 4 हमारे पास में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि बनते हैं। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्फेरिकल प्रॉपर्टी भी है, और ओवरऑल देखें तो यानी डम्बल प्रॉपर्टी भी है। कहने का मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी आ गई इसके अंदर, एनर्जी भी जो है कि लोअर होगी, और लोअर एनर्जी के थ्रू ये बेहतर बॉन्ड जो है कि फॉर्मेशन जो है कि ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जो कार्बन एटम्स होता है, कार्बन एटम यानी ये ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से ये ये इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट में जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होने के बाद में इस तरीके से ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं ये इस तरीके से, ये ईच sp3। अब इन सब की एनर्जी इक्वल हो चुकी है। अब ये हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि लेते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड। और ये 4 ऑर्बिटल्स हम जानते हैं कि ये टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की तरफ इस तरीके से ओरिएंटेड स्टेट में जो कि रहेंगे, ऐसे तरीके से ये छोटे छोटे लूप भी होंगे इनके, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का ऐसे यहाँ ओवरलैप कर गया, ये ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया, ये भी ओवरलैपिंग में यहाँ चला गया, ये तरीका हुआ, ठीक है। यहाँ पर सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हो गए। ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया। ये टेट्राहेड्रल एंगल है। ऐसे मीथेन में 6 टेट्राहेड्रल एंगल जो कि होते हैं, 4 नहीं होते, ध्यान रखिएगा। मीथेन में नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू यानी 6 होती है। तो ये प्रोसेस आया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट आया इंटरमिक्सिंग का, वो क्यों आया? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जो बॉन्डिंग हम दिखा रहे थे वो बॉन्डिंग एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि इनमें जो कि मिक्सिंग किया जाए। मिक्सिंग से फ़ायदा ये हुआ कि S को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो कि मिल गया, और P को फ़ायदा हुआ कि इस P की एनर्जी यानी लोअर हो गया। ओके, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इतना समझने के बाद अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि एग्जैक्टली यानी हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन किस कारण हुआ, क्यों हुआ? तो अभी तक के इंटरप्रिटेशन से आपके पास एक आंसर सामने आता है कि हाइब्रिडाइजेशन शायद इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बॉन्ड आइडेंटिकल स्ट्रेंथ के जो कि बन रहे हैं, इस प्रोसेस के होने के बाद बॉन्ड आइडेंटिकल स्ट्रेंथ के बन रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग यानी बन रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं। एग्जैक्टली
इनमें से कोई भी जो अभी तक हम समझ पाए हैं, ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें, फिर मैं कॉज पे जो कि आ रहा हूँ, ये मैं p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मैंने px दिखा दिया, py दिखा दिया, pz नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, अब इस प्रोसेस में एग्जैक्टली जो कि होता है क्या, इस प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन में, इन द प्रोसेस ऑफ दिस यानी हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, जब इसके साथ में s ऑर्बिटल, मान लो कि ये यानी हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले वाले यानी सिचुएशन है, इसके साथ में कोई s ऑर्बिटल यानी मिक्स किया जा रहा है, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसकी ये पॉजिटिव फेज है, तो अपोजिट लोब क्या होगी, नेगेटिव फेज, सामने वाली पॉजिटिव फेज, ये फेज यानी नेगेटिव फेज। और ये तो मैंने आप बता ही रखा है, सारी की सारी एक ही फेज में होता है। जैसे ये s ऑर्बिटल्स इसके साथ में मिक्स करेगा, ये वाली लोब एक्सपैंड करेगी, ये वाली इसमें क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये वाली लोब कंप्रेस करेगी। सेम तरीके से s की मिक्सिंग इसके साथ होगी, तो ये वाली एक्सपैंड करेगी, और इसकी जो नेगेटिव वाली लोब है ये कंप्रेस करेगी। यानी रिजल्ट क्या हुआ, मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग के बाद मेरे को इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि जो शुरू में यहाँ पर इस तरीके से ये 90 डिग्री पे, ये एंगल कितना था, px py के बीच का 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर ये वाली लोब थोड़ा सा इस तरीके से ये एक्सपैंड कर चुकी है, ऐसे ये पीछे वाली लोब कंप्रेस हो चुकी है। सेम तरीके से इस डायरेक्शन में देखें तो ये वाली लोब एक्सपैंड कर गई है, ये लोब यहाँ कंप्रेस, ये कंप्रेस कर गई है। होता एग्जैक्टली क्या है कि जैसे ये लोब एक्सपैंड करते हैं, तो ये लोब एक्सपैंड करने से इनके बीच में एक ये रिपल्सिव फोर्स, एक रिपल्सिव इंटरेक्शन काम करेगी, और इस रिपल्सिव इंटरेक्शन के थ्रू ये दोनों लोब एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या कि जो इंटरलोबल एंगल है, ये वाला एंगल एक्सपेंड कर जाएगा, और सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ये वाला लोब ये ऐसे तरीके से, ये लोब ऐसे तरीके से, ये पहले एंगल क्या था जो कि 90 डिग्री का, अब ये एंगल यहाँ एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंड करके एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पे पहुंच जाता है। अब इसके साथ में अगर ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम के बीच का जो है कि गैप इंक्रीज कर गया, गैप इंक्रीज हो गया तो स्टेरिक रिपल्सन यानी कम हो गया। स्टेरिक रिपल्सन कम हो गया तो ये कंपाउंड जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री है ये स्टेरिकली स्टेबल हो गया। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के पीछे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, दिस इज़ नॉट द रीज़न। ये एज ए माइनर फैक्टर काम करता है, बट एज ए मेजर फैक्टर के तौर पे हाइब्रिडाइजेशन के पीछे जो प्रॉम्प्टिंग रोल या प्रॉम्प्टिंग फैक्टर है, जो मेजर फैक्टर है, वो है स्टेरिक स्टेबलाइजेशंस। तो कॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ से कंक्लूड होके निकल के आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉज है वो कॉज है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री बनी है इस तरीके से टेट्राहेड्रन में, ये इस ज्योमेट्री में इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो या स्टेरिक रिपल्सन बोलो, ये जो कि मिनिमाइज हो रहा है। दिस इज द मेजर फैक्टर एंड दिस इज द मेन कॉज बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्या यहाँ क्या ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए होता है,
आंसर इज़ नो। क्या ये स्टेरिक स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए होता है? आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन एंड अल्टीमेट एम होता है कंपाउंड को स्टेरिकली स्टेबलाइज करना। तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? ओके। अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ा कुछ आगे एनालिसिस यानी करेंगे। तो इसकी जो एनालिसिस है, इसके एनालिसिस में सबसे पहले जो ऑर्बिटल यानी बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी हम थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं दैट इज द ऑर्बिटल एनालिसिस। ऑर्बिटल एनालिसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस। सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड लेंगे। ऑर्बिटल एनालिसिस के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ अंडरस्टैंड लेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी नेचर कैसे निकाला जाता है। साथ में ये भी स्टडी लेंगे कि किसी कंपाउंड में अगर आपको बॉन्ड एंगल मालूम है तो बॉन्ड एंगल के बिहाफ पर आप उसमें जो कि एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन कैसे जो कि निकालेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस सी हियर। सपोज करो कि मैं एस एंड पी का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, पी एक्स पी आई पी जेड एनीथिंग। ये एस एंड पी ऑर्बिटल की अगर आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो इसकी इंटरमिक्सिंग के थ्रू, कल भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसके थ्रू दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी जनरेट होता है। इस तरीके से दो ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। दिखाने के मैं दो तरीके बना रहा हूँ, दोनों बॉक्स एक साथ। ये दोनों बॉक्स मैंने अलग तरीके से दिखा दिए। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। जब ऐसा दिखाया जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल हैं। बोथ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल। और जब हम इनको अलग अलग दिखाते हैं तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा अंतर है। दे आर नॉन आइडेंटिकल्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जितना यानी परसेंटेज एस करेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है उतना ही एस करेक्टर इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भी है, यानी परसेंटेज एस दोनों के अंदर इक्वल। जब इनको अलग अलग दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है और इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है दोनों इक्वल जो कि नहीं है। ये कैसे मालूम चलेगा, हम आगे स्टडी जो है कि लेंगे। सारा यही चीज़ ऑर्बिटल एनालिसिस पे बात जो कि चल रही है। अब एग्जैक्टली अगर चाहे वो अगर सिचुएशन ऐसी वाली होती है तो ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इस हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो इसको कहा जाता है नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशंस। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशंस, चाहे हाइब्रिडाइजेशन आइडियल हो चाहे हाइब्रिडाइजेशन नॉन आइडियल हो, हमेशा किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी का एल्जेब्रिक सम आएगा ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज 100। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में जो कि लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं यानी s प्लस पी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में
पहली इक्वेशन आई है, दिस द फर्स्ट यानी ऑर्बिटल एनालिसिस इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डील की जाती है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म यानी डिफाइन किया जाता है जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई। ये होता है रेशो ऑफ पी एंड एस, यानी पी और एस के रेशो को एक ही बोला जाता है। परसेंटेज पी बोलो चाहे फ्रैक्शन में बोल लीजिएगा, ये जो रेशो होता है इस रेशो को बोला जाता है आई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। आई इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यानी मिक्सिंग इंडेक्स। इसी को यानी डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोला जाता है। डायरेक्शनल इंडेक्स एक ही चीज़ के अरे नाम है। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास में आ चुका है, ये इज द ऑर्बिटल एनालिसिस इक्वेशन नंबर दैट इज 2। एक तीसरी इक्वेशन मैं जो कि लाना चाह रहा हूँ, जब भी ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किसी एंगल पे इंक्लाइंड जो कि होते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी एटम एक्स कोई एटम है, उसके ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मिक्स होके ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी बन चुके हैं। तो इस एक्स के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, सपोज इसने दो एटम ए एंड बी के साथ में या दो एटम ए एंड ए के साथ में यहाँ पे ये बॉन्ड बना दिए, यानी ये sp और इस एटम जो भी ऑर्बिटल इसका होगा इसके साथ ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्ड बना, और दो बॉन्ड के बीच में एक एंगल होता है दैट इज थीटा। इसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। इट इज द एंगल इन बिटवीन द टू बॉन्ड्स। एंगल इन बिटवीन द टू बॉन्ड्स। इस एंगल की जो कोसाइन वैल्यू होती है, यानी इसका कोसाइन वैल्यू कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। एक ये तीसरा एक्सप्रेशन है, दिस इज द थर्ड ऑर्बिटल एनालिसिस इक्वेशंस। s plus p is equal to 1, I is equal to p by s and cos theta is equal to -1 डिवाइडेड बाई i। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम आगे परसेंटेज एस करेक्टर पी करेक्टर इसकी एनालिसिस पे जो कि जा रहे हैं। ये बॉन्ड एंगल थीटा और जो आई है इसके बीच में ये वाला एक्सप्रेशन है। ओके, अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना कि इस वाले केस में अगर यहाँ से ये है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई दैट इज आई की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है p बाई एस है, एंड साथ में यानी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, ये -1 अपॉन और i का वैल्यू है p बाई एस, तो p ओवर यार s, तो s गया ऊपर तो ये हो गया -s ओवर दैट इज p। हमें मालूम है कि जो है कि वी नो दैट s प्लस p ये वैल्यू होता है 1। यहाँ से अगर आप जो है कि p की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में यहाँ डाल दें तो ये वैल्यू s के टर्म्स में आ जाएगी, यानी p को आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1 माइनस एस। p की जगह अगर मैं ये वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दूँ तो एक्सप्रेशन हो गया cos थीटा इज इक्वल टू -s डिवाइडेड बाय p की जगह मैंने लिख दिया यानी 1 माइनस एस। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s माइनस 1।
इज इट क्लियर? यहाँ से आप s की वैल्यू ने s इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस पी, अगर यहाँ डाल दें तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आगे हो जाएगा p माइनस 1/p। ये मेरे पास में इक्वेशन जो कि आई है। आप हमेशा केवल बस इतने एक्सप्रेशन को ही यूज करना, cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि s मालूम चल गया तो 100 में से s माइनस करके p जो है कि p का आप आराम से परसेंटेज नीचे निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसी में इसको थोड़ा सा आगे में और सिंप्लीफाई जो कि लेता हूँ। फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s माइनस 1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका s cos थीटा, ये हो गया s cos थीटा माइनस cos थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू दैट इज योर s। यहां से एग्जैक्टली इस s को लेके आ रहा हूं इधर, यानी देखे s cos थीटा माइनस s इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में ले गया, ये हो गया cos थीटा हो गया। s को कॉमन फैक्टर अगर ले लूँ तो ये क्या बन गया cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ से s निकल के क्या आ गया, s इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 1। ये मेरे पास में अभी ये फ्रैक्शन में आया है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो परसेंटेज s का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आप अगर परसेंटेज s करेक्टर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू परसेंटेज s करेक्टर को डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर परसेंटेज s आ गया तो 100 में से माइनस करके, यानी परसेंटेज p की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। इज इट क्लियर? आओ देखते हैं, इसको मैं कुछ एक कंपाउंड पे इम्प्लीमेंट करके जो कि देख लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कंपाउंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक कंपाउंड मैं यहाँ ले रहा हूँ मीथेन्स, एक कंपाउंड यहाँ लिख रहा हूँ अमोनिया, एक कंपाउंड यहाँ लिख रहा हूँ वाटर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेगा, यानी परसेंटेज s करेक्टर फाइंड आउट करना है। इन तीनों ही कंपाउंड में सेंट्रल एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपने स्टडी किया होगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। इनके बॉन्ड एंगल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनके जो रिस्पेक्टिव बॉन्ड एंगल हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है। इसका होता है 104 डिग्री एंड 5 जेकी मिनट्स, ऐसा है 107 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे। मीथेन के केस में जो स्ट्रक्चर बनती है, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे तरीके से एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। यही बॉन्ड एंगल है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ये हाइड्रोजन्स, यहाँ बॉन्ड एंगल ये लिखा हुआ है। वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर जो कि होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, बाकी ये 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ दिखा रखे हैं। ठीक है, अब एक कोसाइन वैल्यूज को जब आप यहाँ पे डालेंगे, यानी अगर परसेंटेज बॉन्ड में, ध्यान देना इस बॉन्ड की बात करो, कोई भी बॉन्ड जाके ले लें। अगर बॉन्ड में परसेंटेज s करेक्टर मीथेन में निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा cos
104 सॉरी cos 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई कोसाइन 109 डिग्री -1। फॉर्मूला था ना cos थीटा अपॉन cos थीटा -1। मल्टीप्लाई करें इसको बाई 100। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप जे की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इन जनरली कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आता तो यानी कोसाइन वैल्यू जे की दिया हुआ रहेगा, ये कैलकुलेट करके बाई 25% के इक्वल ये वैल्यू आ जाती है। एस करेक्टर अगर इतना आ गया तो परसेंटेज पी भी आप निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज पी का क्या वैल्यू हो जाएगा, 100 माइनस दिस यानी 75 जे की परसेंट आ गया। यहीं से आई का वैल्यू निकल आया। आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एस होता है 75 अपॉन 25। ये वैल्यू होके आ गया आपके पास में 3। और किसी भी कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाया जाता है एस पी का पावर दैट इज आई यानी एस पी आई। एस पी आई का मतलब हो गया कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली यानी बॉन्ड एंगल से भी यानी जस्टिफाई हो गया। अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ होता है और आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो दिस इज वन वे बाय व्हिच यू कैन फाइंड इट आउट। ऐसे आप इस वाले केस में भी देख सकते हैं, सेम थिंग इसमें भी देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा एक केस को मैं उठा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको जो परसेंटेज एस निकल के आ गया, यहाँ तो परसेंटेज एस निकल के आ गया 25% और परसेंटेज पी का नेचर यानी 75। इसमें आपको बॉन्ड में भी निकालना होता है, साथ में लोन पेयर में भी निकालना होता है। यहाँ भी बॉन्ड में भी निकालना होता है, लोन पेयर पे भी निकालना होता है। तो इन दोनों में से कोई सा एक केस को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। सपोज मैं इसी की इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। अगर आपने परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है तो यहाँ बॉन्ड एंगल दे रखा हमारे पास में, इज इक्वल टू फॉर्मूले में डाल दें cos 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स ओवर cos 104.5 ऐसा ले लीजिएगा, डिग्री एंड 5 मिनट्स एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। जब यहाँ ये परसेंटेज एस करेक्टर जो है कि निकाला जाता है तो ये परसेंटेज एस करेक्टर की जो वैल्यू इस वाले केस में आती है, इस वाले केस में वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यानी 20% आ जाती है। 20 के आसपास है अप्रॉक्स वैल्यू जो कि लिखा मैंने। तो जो परसेंटेज पी होगा, परसेंटेज पी का जो अप्रॉक्स वैल्यू आ गया, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ यानी ये हुआ 40%। एग्जैक्टली आप साइंटिफिक यानी कैलकुलेटर से देख के इसका एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ मैं आई की वैल्यू जो है कि निकालूँ तो आई का वैल्यू उस हिसाब से सॉरी ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%। तो 80 अपॉन 24 आ गया तो 4 का मतलब sp4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, sp4। और sp4 तो कोई अरे हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली इस वाले केस में ध्यान देना, इस वाले केस में जो होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन आती है इस वाले केस में, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स ये वैल्यूज अप्रॉक्स हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन इस वाले केस में एस पी का पावर 3 और 4 के बीच में जाता है, यानी इन बिटवीन 3 and 4, यानी लिख देना है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। वो कैलकुलेट करके जो कि देख लेना जो कि आपके पास में वैल्यू निकल आई। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका इंडेक्स आ रहा है ये फ्रैक्शन में जा रहा है। जब कभी इंडेक्स यानी फ्रैक्शन में जाता है तो ये केस बन जाता है नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशंस। जब वैल्यू एग्जैक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आती है तो इस केस को हम लोग कहते हैं आइडियल हाइब्रिडाइजेशंस, दैट इज कॉल्ड आइडियल हाइब्रिडाइजेशंस। तो यहाँ देखें कि अगर 20%
बॉन्ड के अंदर आया एस करेक्टर, यानी परसेंटेज एस कितना है यहाँ पे 20%। इस बॉन्ड में भी परसेंटेज एस की वैल्यू क्या होगी, अगेन द सेम, यानी 20%। तो लोन पेयर में निकाला जा सकता है 20 + 20 हो गया 40। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग 60% एस करेक्टर है वो लोन पेयर के अंदर है। कितने लोन पेयर हैं, 2। तो जो 60% है वो 2 लोन पेयर में इक्वली यानी डिवाइड कर जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर किसी लोन पेयर में बात करूं कि भाई कि आपको लोन पेयर में अगर परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन द लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, क्या आएगा ये 100 माइनस दोनों बॉन्ड का, यानी समेशन ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर इन ऑल द बॉन्ड्स, और इसको डिवाइड कर देंगे आप बाय द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यानी किसी एक लोन पेयर में, यहाँ से भी वेरीफाई कर देता हूँ, परसेंटेज एस करेक्टर अगर आप लोन पेयर में निकाल रहे हैं तो 100 माइनस सम करो इसका, 20 + 20 = कितना हो गया 40। कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर हैं 2, = कितना आ गया, यानी 30%। यानी यहाँ से ये बात जस्टिफाई होके आ गया। इसी तरीके से आप अमोनिया में भी निकाल लेना। अमोनिया में जो परसेंटेज एस का वैल्यू आता है वो 23 के आसपास आ जाता है, यानी 23%। तो 23% ये हो गया, और बाकी 77% क्या हो जाएगा उसमें। मैं यहाँ पे डाटा लिख दे रहा हूँ, साइंटिफिक यानी कैलकुलेटर में डाल के खुद कैलकुलेट कर लेना। अमोनिया के केस में जब आप निकालेंगे तो इस केस में मैं सीधा जो कि लिख दे रहा हूँ, इस वाले केस में जो परसेंटेज एस आता है ये 23% के इक्वल आता है, एंड परसेंटेज पी का वैल्यू ये 77% के इक्वल आता है। तो अगेन आप यहाँ पर भी अगर आप जो इंडेक्स निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, वो वैल्यू भी जो कि फ्रैक्शन में चली जाएगी इसका। और यहाँ पर ये वैल्यू भी आती है, इसका वैल्यू आता है जो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है एस पी 3.33 ऐसे आता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आने का मतलब ये भी एक तरीके का नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन केस बन गया। इज इट क्लियर? तो एग्जैक्टली हमने आज ये फॉलो किया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन और द स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। एट द सेम टाइम हमने ये भी फॉलो किया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यानी बॉन्ड एंगल के थ्रू आप ये परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर लोन पेयर में कैसे तरीके से निकाला जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन में इंडेक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि sp3 है, बट एग्जैक्टली अगर एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो है कि पूछा जाए तो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया के केस में sp3 आता है। इन दोनों केसेस में अमोनिया एंड द वाटर के केस में ये वैल्यू एस पी का पार्ट 3 पॉइंट यानी समथिंग आ जाता है, यानी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। जब वैल्यू इंटीग्रल होती है तो उसको आइडियल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, जब वैल्यू फ्रैक्शन में आती है उसको नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों आइडियल हो जाता है, क्यों नॉन आइडियल, मतलब आइडियल होने के पीछे, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन के पीछे एग्जैक्टली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है, जिसमें हम देखेंगे एस करेक्टर किस तरीके से इन हाइब्रिडाइजेशन को इंटीग्रल बनाता है या जो कि फ्रैक्शनल बनाता है। आई का वैल्यू एक हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ, आई का वैल्यू जो है इंटीग्रल हो सकता है, तो उस कंडीशन में आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आई का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है तो नॉन आइडियल हो जाता है, और आई का वैल्यू अगर -इन्फिनिटी में चला जाता है तो वो नॉन हाइब्रिडाइजेशन का केस बन जाता है, जो हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टडी करेंगे, और उसी के बिहाफ पे आएगा ड्रैगोज रूल।
इससे पहले मैं एपिकोफिलिसिटी एंड बेंट रूल पे वीडियो बना चुका हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट में हम बात करेंगे ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल, किस तरीके से स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर की स्टोरी होती है। Until then, goodbye and all the best. Thank you very much.